हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा एरेथ्रोपोइसिस का लेक्चर नंबर 2 है और इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। ठीक है। एरेथ्रोपोइसिस जैसा कि आप जानते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन और उनका मैच्योरेशन ही क्या कहलाता है? एरेथ्रोपोइसिस कहलाता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि एरेथ्रोपोइसिस जो होता है यानी आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर के यूट्रस में, उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ। कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में एरेथ्रोपोइसिस कैसे होता है, यानी जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है तब उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। और दूसरा हमने ये भी बताया था कि जब बच्चा की डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जब वो आउटसाइड एनवायरमेंट में आ जाता है तब उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी में या फिर आप कह दीजिए एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके थे हम। ठीक है। एक क्विक रिवीजन अगर हम देना चाहें तो हमने बताया था कि जो इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है ये 9 महीने की होती है। किसमें कितने मंथ की होती है? 9 मंथ की होती है। आपको पता है जेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में 9 मंथ का होता है। इसमें से अप टू 2 मंथ तक, 2 महीने तक आरबीसी का फॉर्मेशन, जो जेस्टेशन पीरियड के जो फर्स्ट 2 मंथ होंगे उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन यॉक से करेगा और इसको हम मीजोब्लास्टिक स्टेज बोलेंगे। ठीक है। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ये सब हमने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। और 3rd मंथ में आरबीसी का फॉर्मेशन लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में होगा, इसको हम हेपेटिक स्टेज बोलेंगे। और 4th मंथ से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक फॉर्मेशन जो होगा आरबीसी का वो लिवर और बोन मैरो में होगा और इसको हम माइलॉइड स्टेज बोलेंगे। ठीक है। अब एक बार बेबी का बर्थ हो गया, जन्म हो गया, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में आ गया, वहां से लेकर एडल्ट स्टेज तक आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होगा? रेड बोन मैरो में होगा। और रेड बोन मैरो कहां पाया जाएगा? ऑब्वियसली बोन्स में पाया जाएगा। ठीक है, बोन्स में पाया जाएगा। साथ ही साथ हमने ये बताई थी कि जब तक बच्चे की एज 20 होगी, 20 साल की उम्र तक, तो सारी की सारी बोन्स क्या बनाएंगी? आरबीसी का फॉर्मेशन करेंगी, ऑल बोन्स करेंगी। लेकिन आफ्टर 20, जब वो 20 से ऊपर का हो जाएगा, एडल्ट स्टेज में आ जाएगा, तब आरबीसी का फॉर्मेशन सिर्फ एक्सियल स्केलेटन की बोन में और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में ही आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। ये सब हम डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इसी टॉपिक पे रहेगा कि जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, चाइल्ड स्टेज में होता है या एडल्ट स्टेज में होता है, तो उसके अंदर जो रेड बोन मैरो में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि हम एक्चुअली क्या समझना चाह रहे हैं? हम समझना चाह रहे हैं प्रोसेस ऑफ एरेथ्रोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं? एक्चुअली प्रोसेस ऑफ एरेथ्रोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। कहां पे? रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो के अंदर एरेथ्रोपोइसिस कैसे होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रेड बोन मैरो होता है, मान लीजिए ये आपका रेड बोन मैरो का चैम्बर है। ये क्या है? आपका रेड बोन मैरो का चैम्बर है। अब इसमें क्या होता है? रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, क्या होती है रेड बोन मैरो के अंदर? आपके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अच्छा, अब ये क्या होती हैं? ये वो सेल्स होती हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस many different type of cell of body। ये हमारी बॉडी के अंदर many different type की सेल्स को फॉर्मेशन कर सकती हैं। इनको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल। जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं तो ये डिवाइड करके बोन मैरो के अंदर 2 मेन ग्रुप बनाती हैं। एक ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल जब डिवाइड करती हैं तो वो प्रोड्यूस करती हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बनाती हैं? लिम्फोसाइट्स। और कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो ये बनाती हैं ऑल ब्लड सेल। अब ऑल ब्लड सेल का मतलब क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या बनाती हैं? ऑल ब्लड सेल एक्सेप्ट किसको छोड़ के? बस एक ही नहीं बनाती हैं। कौन सी? लिम्फोसाइट्स। और ये ऑब्वियस भी है कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन ऊपर वाली सेल्स कर रही हैं, ये वाली कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल। तो ये क्यों बनाएंगी? तो कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल बनाती है लिम्फोसाइट्स और कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाती हैं ऑल ब्लड सेल्स, यानी कि सारे के सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, सिर्फ किसको छोड़ के? लिम्फोसाइट्स को छोड़ के। ठीक है, अब ये कैसे बनाती हैं? ये कॉमन जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये कैसे फॉर्मेशन करती हैं आरबीसी का, वो समझिएगा। कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स जब बहुत सारा डिवीजन करती हैं तो ये बनाती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। क्या बनाती हैं? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। मैंने हेमेटोपोइसिस नाम का एक लेक्चर डाल रखा है, उसमें मैंने इस पूरे डायग्राम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये लेक्चर और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हेमेटोपोइसिस आप देख लीजिए, उसमें सारी के सारी ब्लड सेल्स के बारे में जिक्र किया है मैंने। यहां हम सिर्फ आरबीसी के बारे में जिक्र करेंगे।
तो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करके बनाती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। क्या बनाती है? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। अब ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जो होती हैं ये फिर से फर्दर डिवाइड करती हैं, मल्टीपल टाइम डिवीजन करती हैं और 3 मेन ग्रुप बनाती हैं सेल्स के। और डिफरेंशिएट होने के बाद एक ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट, एक को हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट और एक को बोलते हैं हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, अब यहां आपको दिख रहा है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट, यानी आपको पता है एराथ्रोसाइट ये किसको बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं। तो यानी ये वाला जो ग्रुप होगा ये किसका करेगा? आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रैनुलोसाइट्स यानी एसिडोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन करेगा और मोनोसाइट को फॉर्मेशन करेगा। और ये वाला ग्रुप जो होगा वो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, हमें आज आरबीसी पढ़ रहे हैं, एराथ्रोपोइसिस पढ़ रहे हैं, तो हम इस पर फोकस करेंगे। जब ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट्स होती हैं ये मल्टीपल टाइम डिवीजन करती हैं और फिर डिवीजन के बाद और डिफरेंशिएशन के बाद फिर ये बनाती हैं मेच्योर आरबीसी। अब इन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट से आरबीसी बनने तक का जो सफर होता है इसमें बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं। क्या आती हैं? बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं बीच में। अब वो डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हैं? जैसे प्रोएराथ्रोसाइट्स, जैसे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जैसे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जैसे लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, तब जाके बनती है मैच्योर आरबीसी। इन डेवलपमेंटल स्टेजेस को ही हमें आज बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ। तो सबसे पहली जो डेवलपमेंट स्टेज है वो कौन सी होती है? चलिए, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एराथ्रोसाइट्स। अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एराथ्रोसाइट्स होती क्या है? तो ये होती है स्टेज बिटवीन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट एंड मैच्योर आरबीसी। यहां आपने डायग्राम में देखा होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट्स और मैच्योर आरबीसी के बीच में जो ये स्टेजेस हैं इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंटल स्टेजेस बोल रहे हैं। तो समझ आ गया? डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या है? वो स्टेज जिसमें स्टेजेस बिटवीन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट एंड मैच्योर आरबीसी। अब ये जो स्टेजेस हैं ये 7 दिन में कवर हो जाती हैं, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट से मैच्योर आरबीसी बनने में कितने दिन लगते हैं? 7 डेज का वक्त लगता है। अच्छा, ऐसा क्या होता है इन स्टेजेस में? क्या होता है इस स्टेज में? होता क्या है? तो इस स्टेज में 4 मेन चेंज आते हैं। जब हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग एराथ्रोसाइट जो होती है इससे आरबीसी बनने के दौरान 4 मेजर चेंजेस आते हैं, 4 इंपोर्टेंट चेंजेस आते हैं, तब जाके कहीं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट्स मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती है। पहला चेंज जो होता है साइज में रिडक्शन। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट बहुत बड़े साइज में होती है जबकि आपकी मैच्योर आरबीसी बहुत छोटी साइज की होती है। ठीक है, 25 माइक्रोन से लेकर साइज रिड्यूस हो जाता है 7.2 माइक्रोन तक। यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो होती है ये 25 माइक्रोन की होती है और मैच्योर आरबीसी कितनी होती है? 7.2 माइक्रोन की होती है। ठीक है, तो एक तो साइज में बहुत बड़ा चेंज आता है। दूसरी बात, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपकी मैच्योर आरबीसी होती है इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो एक तो न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है, साइज में रिडक्शन होता है। जो तीसरी बात, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट्स होती है इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। तो यानी अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये चेंज आता है। और चौथा जो चेंज आता है वो साइटोप्लाज्म की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है या साइटोप्लाज्म का नेचर होता है कि एसिडिक रहेगा कि बेसिक रहेगा, तो उसमें चेंज आता है। तो 4 मेजर चेंज आएंगे। साइज में रिडक्शन होगा, न्यूक्लियस जो पहले था वो डिसअपीयर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो पहले नहीं था वापस आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म के नेचर में भी चेंजेस आएंगे। कैसे कैसे चेंज आएंगे डिफरेंट स्टेजेस में, वो सब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो सेल्स जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट्स कहलाती हैं। जो सेल्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट कहलाती हैं उनके पास उनका साइज कितना होता है? 25 माइक्रोन। ठीक है, और इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता और इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी अगर आप इनको स्टेन करेंगे तो स्टेनिंग करने के लिए आपको बेसोफिलिक डाई चाहिए होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। पहली स्टेज, जब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एराथ्रोसाइट्स की जो सेल्स होंगी वो मल्टीपल टाइम्स डिवीज करेंगी, बहुत सारी डिवीजन करेंगी, तो डिवीजन और डिफरेंशिएट करके वो बनाएंगी पहली स्टेज जिसको हम बोलेंगे प्रो एराथ्रोब्लास्ट, और इसी को हम बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। अब इसमें क्या था? यहां साइज 25 माइक्रोन था, अब ये साइज रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोन हो जाएगा। न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट था, यहां भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और कितने न्यूक्लियाई होंगे? 2 और मोर न्यूक्लियाई, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, न्यूक्लियाई मतलब
न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस क्या होगा, न्यूक्लियोलस। इसमें दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोलस होंगे। अच्छा, साइटोप्लाज्म का नेचर सेम क्या रहेगा, पहले भी बेसोफिलिक था, अब भी बेसोफिलिक रहेगा। यानी इस स्टेज में क्या हुआ, एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइज रिड्यूस होगी, कितना हो गया, 20 माइक्रोन हो गया, 25 माइक्रोन से। एक बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस स्टेज के लिए कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है इस फेज में। हीमोग्लोबिन आया नहीं है अभी, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एपियर नहीं हुआ है, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है बस, ठीक है। ये इस फेज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जब इस प्रोएराथ्रोब्लास्ट की जो सेल्स होती है ये फिर क्या करती हैं, मल्टीपल टाइम डिवाइड करती हैं, और जब ये मल्टीपल टाइम डिवाइड करती हैं तो फिर ये नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या फिर बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें साइज फिर से रिड्यूस होता है। अब ये 20 माइक्रोन से कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। यहां पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यहां अब भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट यहां पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट थे, वो न्यूक्लियोलस अब यहां आके क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। यानी जो न्यूक्लियोलस प्रोएराथ्रोब्लास्ट में प्रेजेंट थे वो न्यूक्लियोलस अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में आके क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर होते हैं। यानी न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो पहला चेंज साइज रिड्यूस हुआ, दूसरा न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट न्यूक्लियोलस क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। अब जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो कंडेंस होने लगता है। क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होने से क्या मतलब है, आपने पतंग उड़ाई होगी, ठीक है। अभी सपोज करो कि ये कोई पतंग का धागा है, ठीक है, ये कोई पतंग का धागा है और इस तरीके से उलझा हुआ है, ये क्या है, पतंग का धागा, ये उलझा हुआ है, ठीक है। मैं इसको कंडेंस करता हूं, ठीक है, और कंडेंस होकर इसको क्रोमोसोम बनाता हूं। देखिए मैं इसको अभी कंडेंस होकर क्या बनाता हूं, क्रोमोसोम बनाता हूं। तो ये मैंने इसको कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिया, ये क्या कर दिया, इसको कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि जो उलझा हुआ क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो कंडेंस होता है, और कंडेंस करके क्या करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, या उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो उलझा हुआ होता है वो सुलझना स्टार्ट कर देता है। तो एक तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क होता है इस फेज में, और जो नेक्स्ट है इसका भी जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, बेसोफिलिक नेचर का होगा। और यही रीजन है कि इसको बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। देखो पहले भी बेसोफिलिक था, अभी भी बेसोफिलिक है, बट ये हाईली बेसिक है। अब हाईली बेसिक होने का रीजन ये है कि जब इसके क्रोमेटिन नेटवर्क में कंडेंसेशन होता है, जब इसके क्रोमेटिन नेटवर्क में कंडेंसेशन होता है तो एक लार्ज अमाउंट में आरएनए और यूक्रोमेटिन अपीयर होता है, ठीक है। देखो दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं, एक होता है हेट्रो क्रोमेटिन जो कि इनएक्टिव होता है, ठीक है, एक होता है यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन होता है एक्टिव। तो पहले वो कंडेंस था तो वह हेट्रोक्रोमेटिन था, यानी इनएक्टिव नेचर का था, ठीक है। अब इससे बना यूक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो एक्टिव नेचर का होता है। तो दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ये इनएक्टिव होता है, ये कैसा होता है, इनएक्टिव, यानी इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता और ये आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता। एक होता है यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ये यूक्रोमेटिन इस हेट्रोक्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म है, क्या है, कंडेंस फॉर्म, और ये एक्टिव होता है, ये कैसा होता है, एक्टिव होता है। अरे एक्टिव होगा तो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और ड्यू टू आरएनए साइटोप्लाज्मिक कैसा हो जाता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी बेसोफिलिक नेचर का होता है। तो इस वजह से ये वाला जो साइटोप्लाज्म है ये हाईली बेसिक है, और हाईली बेसिक होने की वजह से इनको हम बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेज थी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। अब इन बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में मल्टीपल टाइम डिवीजन होंगे, क्या होंगे, इनमें भी मल्टीपल टाइम डिवीजन होंगे। जब इनमें मल्टीपल टाइम ऑफ डिवीजन होंगे तो इनसे नेक्स्ट स्टेज जनरेट होगी, और उस नेक्स्ट स्टेज को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट। यहां अगेन साइज रिड्यूस होगा, पहले 15 माइक्रोन था, अब 10 to 12 माइक्रोन हो जाएगा। न्यूक्लियस पहले प्रेजेंट था, अब भी प्रेजेंट होगा। ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा था, यहां कंडेंस होने लगेगा, और ज्यादा कंडेंस होने लगेगा, और ज्यादा यूक्रोमेटिन का फॉर्मेशन होने लगेगा। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन जो होगा, जो कहां स्टार्ट हो गया था बनना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था यहां पे, कहां, प्रोएराथ्रोब्लास्ट में, कहां पे, प्रोएराथ्रोब्लास्ट में बनना स्टार्ट हुआ था। देखिए हीमोग्लोबिन सबसे पहले अपीयर किस स्टेज में हुआ है, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले अपीयर हुआ है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। यानी पहला बनना कहां से स्टार्ट हुआ था, प्रोएराथ्रोब्लास्ट, प्रोएराथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अपीयर कहां हुआ है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, किसमें, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से
जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर थोड़ा सा एसिडिक नेचर भी आ जाता है। क्या आ जाता है? एसिडिक नेचर भी आता है। यानी साइटोप्लाज्म मेनली तो बेसोफिलिक होता है, बट उसके अंदर एसिडिक कंटेंट भी है, एसिडिक कंटेंट भी काफी अमाउंट में बढ़ जाता है। तो अब हम इसको साइटोप्लाज्म मेनली तो बेसिक होता है, बट हम इसको स्टेन कर सकते हैं दोनों डाई से, एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी, इसलिए हम इनको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक एराथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक एराथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये अगेन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की सेल जो है ये अगेन डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेज बनाएंगी और मल्टीपल टाइम डिवीजन करके डिफरेंशिएशन करके नेक्स्ट स्टेज बनाएंगी और उस नेक्स्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे? लेट नॉर्मोब्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रोएराथ्रोब्लास्ट, ठीक है, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद अब लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, चलिए लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा? साइज फर्दर रिड्यूस होगा। यहां 10 to 12 माइक्रोन था, अब 8 to 10 माइक्रोन हो जाएगा। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट बात, जो न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट था वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। और न्यूक्लियस के डिसअपियर होने को हम बोलते हैं पिक्नोसिस। क्या बोलते हैं? पिक्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो बनता आ रहा था, हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हीमोग्लोबिन बनना कब स्टार्ट हुआ था? प्रोएराथ्रोब्लास्ट में। हीमोग्लोबिन पहले अपीयर कब हुआ था? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। और हीमोग्लोबिन का अमाउंट यहां लेट नॉर्मोब्लास्ट में पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म के नेचर में चेंज आएगी हीमोग्लोबिन की वजह से, और जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, और ये एसिडिक डाई से क्या होगा? स्टेन होगा। और जो सेल होगी एसिडिक नेचर की होने की वजह से अब हम इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक एराथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रोमेटिक एराथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब लेट नॉर्मोब्लास्ट जो होंगी इनकी सेल्स भी क्या करेंगी? मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेंगी, बहुत सारे डिवीजन करेंगी, डिफरेंशिएशन करेंगी और बनाएंगी नेक्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स। अब ध्यान, रेटिकुलोसाइट्स, इस रेटिकुलोसाइट को ही हम इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? साइज अप्रोक्सीमेटली आरबीसी के साइज के बराबर ही होता है। आपको पता है आरबीसी का साइज जो होता है वो 7.2 होता है, तो थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, 8 माइक्रोन के अप्रोक्सीमेटली रेटिकुलोसाइट्स की जो सेल्स होती हैं या इमेच्योर आरबीसी होती हैं उनका साइज होता है। ठीक है, इस कंडीशन में, रेटिकुलोसाइट्स वाली कंडीशन में, जो सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनली थी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और डिस्ट्रॉय होके एक मैस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगी। यानी कि डिस्ट्रॉय होके जो उनका जो मलबा होगा, जो रेमिनेंट होगा वो वहीं जमा हो जाएगा, और वो जो रेमिनेंट वहां जमा हो जाता है, रेमिनेंट जमा हो जाता है टूटी हुई सेल ऑर्गेनली का, उसी को हम बोलते हैं रेटिकुलम। या फिर हम कहते हैं कि वो बना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलम बना बोलते हैं। या फिर हम कहते हैं कि वो रेटिकुलर नेटवर्क बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? रेटिकुलर नेटवर्क बना लेती हैं, और उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन की वजह से अभी थोड़ी देर पहले लेट नॉर्मोब्लास्ट में साइटोप्लाज्म कैसा था? एसिडिक। बट अगेन अब साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनली टूट के बिखर गई, तो उन टूटी हुई सेल ऑर्गेनली की वजह से अगेन सब साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा? बेसोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा होगा, दोबारा सुनते हैं। चलिए आइए, कॉलोनी फॉर्मिंग एराथ्रोसाइट्स बेसोफिलिक, प्रोएराथ्रोब्लास्ट बेसोफिलिक, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बेसोफिलिक। किसकी वजह से? यूक्रोमेटिन की वजह से और आरएनए की वजह से। अब आते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पे। साइटोप्लाज्म क्या था? हीमोग्लोबिन तो पहली बार अपीयर हुआ था, थोड़ा सा एसिडिक हुआ। लेट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन बढ़ा, ज्यादा एसिडिक हो गया। अब आगे रेटिकुलोसाइट्स पे। रेटिकुलोसाइट्स पे सेल ऑर्गेनली के टूटने की वजह से उसके जो मलबा होता है, उसका जो रेमिनेंट पार्ट होता है, उसकी वजह से साइटोप्लाज्म कैसा हो जाता है? बेसोफिलिक नेचर का होता है, बेसिक डाई से स्टेन होता है। अब देखो, जैसे सपोज करिए कि ये फॉर्मेशन जो हो रहा है आरबीसी का, ये बोन मैरो में हो रहा है। कहां हो रहा है? बोन मैरो में। तो बोन मैरो के पास से जो कैपिलरी गुजर रही होती है, जो ब्लड की कैपिलरी गुजर रही होती है, वहां ये इमेच्योर आरबीसी अब कहां कर जाती है? ब्लड में एंटर कर जाती हैं, उन ब्लड कैपिलरी में एंटर कर जाती हैं। यानी कि इसी स्टेज में, इमेच्योर आरबीसी वाली स्टेज में ही जो आपकी इमेच्योर आरबीसी होती हैं, यही कहां एंटर कर जाती हैं? ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं वहां पे जहां पे प्रोडक्शन इनका हो रहा होता है। ठीक है, जैसे बोन मैरो में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? जब ये ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाती हैं तो उसके जस्ट 2 दिन बाद, ठीक है, इमेच्योर आरबीसी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या क्या चेंज आते हैं कि जो साइज 8 माइक्रोन था वो 7.2 माइक्रोन हो जाएगा, और इनका जो रेटिकुलम था, ये जो मैस लाइक स्ट्रक्चर बन गया था सेल ऑर्गेनली के डिस्ट्रक्शन से, ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है,
और सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज इसके अंदर आता है वो होता है कि अपनी बाइकॉन्केव डिस्क शेप, जो इनका शेप होता है उसको मेंटेन कर लेती हैं। ये अपनी शेप कैसी कर लेती हैं, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इनका अगर कटिंग वाला व्यू देखूं तो कटिंग वाला जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर आप इनका साइड व्यू देखें तो ये है, और टॉप व्यू जो होगा वो इस तरीके का, डिस्क शेप। तो ये अपना जो शेप है उसको डिस्क शेप बाइकॉन्केव नेचर का अटेन कर लेती हैं जब ये रेटिकुलोसाइट से किसमें कन्वर्ट होती हैं, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती हैं। न्यूक्लियस तो इनका डिसअपियर ही था, ठीक है, और रेटिकुलम जो यहां पे बना था वो भी डिसअपियर हो जाता है, और हीमोग्लोबिन तो इनके अंदर प्रेजेंट होता ही है। यानी मैच्योर आरबीसी में क्या होगा, साइज 7.2 माइक्रोन, ठीक है। शेप कैसी होगी, डिस्क शेप्ड बाइकॉन्केव। न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, और रेटिकुलम क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो प्रोरेथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट्स बनने तक का फॉर्मेशन 5 दिन लेता है, और रेटिकुलोसाइट्स से मैच्योर आरबीसी तक बनने में 2 दिन और लगते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 7 डेज। यानी प्रोरेथ्रोब्लास्ट से, यानी पहली जो स्टेज थी हमारी ये प्रोरेथ्रोब्लास्ट, इस पहली स्टेज से मैच्योर आरबीसी तक बनने में कितने दिन लगते हैं, मैच्योर आरबीसी तक बनने में कितने दिन लगते हैं, 7 डेज लगते हैं। 5 दिन रेटिकुलोसाइट्स तक और 2 और डेज लगा के 7 डेज मैच्योर आरबीसी तक, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था इरेथ्रोपोइसिस। अगर आपको किसी भी पोर्शन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।